दोस्तों नमस्कार। राजनीति बदल रही है, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी। राजनीति तो कांग्रेस की भी बदल गई और राजनीति के जरिए विपक्ष को साधने का हुनर भी इस दौर में बीजेपी का बदल चुका है। सही मायने में कहें तो ऐसी परिस्थिति इससे पहले बीजेपी के सामने कभी नहीं आई होगी कि जब वह देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का जिक्र करे तो ऐसे में उसकी राजनीति भोथरी दिखाई दे, और जिन बातों का वो जिक्र करे उस बातों पर इससे पहले कांग्रेस खामोश हो जाती थी, लेकिन इस बार उन्हीं बातों को कांग्रेस दोहराने से घबरा नहीं रही है। ये कौन सी परिस्थिति है? राहुल गांधी ने जो लंदन में कहा, हू बहू उन्हीं शब्दों का खुले तौर पर जिक्र और किसी ने नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर हैं, उन्होंने उन्हीं शब्दों को दोहरा दिया। यानी जिस राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के आश्रय विपक्ष को मारने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, वहां कांग्रेस जब खड़ी हुई तो समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया। यानी जिन बातों को देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के छांव तले बीजेपी लाना चाहती है, उन्हीं बातों को हथियार बनाकर विपक्ष, वह भी कांग्रेस की अगुवाई में, और कांग्रेस वह भी मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में खड़ी हो गई। और आज जब तकरीबन 190-92 सांसद अलग अलग पार्टियों के 16, 17, 18 पार्टियां थीं, उन पार्टियों के नेता जब सड़क पर निकले ये कहते हुए कि हम चाहते हैं कि ईडी के उस डायरेक्टर को ही ज्ञापन दे दिया जाए और उस ज्ञापन में लिखा जाए, जिनके खिलाफ जांच करनी है जांच कीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए, और ऐसा ज्ञापन देकर सीधे सांसद, वह भी विपक्ष के, ईडी से मांग करेंगे जो दोषी है सजा भी दीजिए और जांच भी कीजिए। यह परिस्थिति आएगी बीजेपी ने नहीं सोचा था। तो धारा 144 पार्लियामेंट के उस दायरे में लग गई जो उस पूरे दायरे को बहुत सेंसिटिव और वीवीआईपी माना जाता है। महज 200 कदम ही चल पाए तमाम 200 सांसद और 2000 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ने उन्हें बतलाया कि 144 धारा लगी है तो 5 लोग भी जमा हो नहीं सकते हैं। ऑफर किया गया कि तब तो 2-3 लोगों को ले जाइए अपनी गाड़ी में, लेकिन हम ज्ञापन सौंपना चाहते हैं ईडी के उस डायरेक्टर को जिसको 3 बार विस्तार यानी एक्सटेंशन मिल चुका है, और उसको ज्ञापन सौंपेंगे कि आप जांच कीजिए। यानी पॉलिटिकली विंडिक्टसनेस जो चल रहा है उसको कम से कम रोका जाए या देश के सामने लेकर आया जाए। इन परिस्थितियों के बीच में असर क्या हो रहा है उसकी एक छवि लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती, तीनों को सीबीआई ने जब आज बुलाया था कि नौकरी जो दी है आपने, जमीन लेकर दी है, उसमें उन्हें जमानत मिल गई और 5 मिनट के भीतर मामला निपट गया। सीबीआई ने कहा हम नहीं चाहते हैं इन्हें अपने अधीन रखना, यानी जमानत वो मांग रहे हैं तो जमानत दे दी जाए। यह किस परिस्थिति का असर है? दरअसल जिस जांच का जिक्र विपक्ष कर रहा है उस जांच के दायरे में सही मायने में वही राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम है जो इस देश की संपत्ति को लुटाने की परिस्थितियों से जाकर जुड़ गया है, जो खुले तौर पर अब विपक्ष आरोप लगा रहा है। यानी मसला राहुल गांधी को घेरने का था, लेकिन बात उलट गई और अडानी कांड की जांच की दिशा में आ गई, जहां पर 5-6 परिस्थितियां ऐसी पहली बार उभरी है जो खुले तौर पर यह बता रही है कि अगर जांच हो जाए तो सरकार हिल जाएगी। यह पहला सवाल था। वो कौन सी जांच है जो हो जाए तो सरकार हिल जाएगी, यह आपको आज बताया जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र लंदन में किया, कल तक कांग्रेस अलग थलग पड़ जाती थी या खामोश रहती थी और कांग्रेस अध्यक्ष भी उस मूड में दिखाई नहीं देते थे कहीं, लेकिन इस वक्त नेहरू गांधी परिवार का कोई शख्स कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उम्र के लिहाज से तमाम सांसदों की उम्र से ज्यादा हैं। जिस समुदाय विशेष से आते हैं उस पर टीका टिप्पणी करना राजनीतिक तौर पर बहुत घातक होता है। वह दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी के सामने ये मुश्किल हालात हैं और नेहरू गांधी परिवार का कोई शख्स नहीं, यानी सोनिया नहीं, राहुल नहीं, प्रियंका नहीं,
मैदान में कांग्रेस है, अगुवाई करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और पीछे समूचा विपक्ष आकर खड़ा है, और वह भी देशभक्ति का जिक्र इस अंदाज से कर रहा है कि इससे पहले अडानीज को क्यों कहना पड़ा कि हम दरअसल उस देश से जुड़े हुए हैं और आप देश पर हमला कर रहे हैं, जबकि वह सिर्फ एक स्कैम का मसला है। तो क्या भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा स्कैम है? क्या ऐसा स्कैम है जो वाकई भारत की देशभक्ति की धज्जियां उड़ा रहा है? क्या वाकई इस जांच से बचने के लिए सरकार नए नए मुद्दों को खड़ा कर रही है? क्या वाकई राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र लंदन में किया, अब उसको सांसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर विपक्ष में है तो खुलकर बोलने से कतरा नहीं रहा है कि हां, पार्लियामेंट के भीतर माइक बंद कर दिया जाता है, इस देश के भीतर में संस्थानों को कुंद कर दिया गया है, इस देश के भीतर जो सवाल करता है सरकार से उसको देशद्रोही करार दिया जाता है। ध्यान दीजिए, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का जो विपक्ष का है नेता अब इस बात को बोलने से कतरा नहीं रहा है। तो क्या यह पूरा का पूरा मामला बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया है, पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी? हमें लगता है कि बात आज इससे शुरू की जाए कि जो 200 सांसद निकले ये कहते हुए कि हम ईडी से मिलने जाएंगे और ज्ञापन देंगे कि आप जांच कीजिए, उस जांच का मतलब क्या होगा? उस जांच का मतलब बहुत साफ तौर पर है, पहली बात कि प्रधानमंत्री 50 दिन बीत गए, वह खामोश क्यों है? दूसरी बात, अगर 50 दिनों तक प्रधानमंत्री खामोश हैं तो क्या ईडी भी खामोश रहेगा? क्योंकि इस पूरी दौर में अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को आप परखें और समझें, और जिसकी मांग की जा रही है, वह पूरी जांच का दायरा ईडी के दायरे में ही आता है। क्योंकि जब शेल्स कंपनियां बनती हैं जो अलग अलग देशों में बनी हुई है, वहां से जो पैसा ट्रांसफर होता है किसी भारत की कंपनी में, वह या तो हवाला के जरिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, दोनों परिस्थितियों की जांच ईडी को करनी है। तो ईडी जांच क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री खामोश है, या फिर खुले तौर पर पार्लियामेंट और बाहर में जब ये नारे लगने लगे और लगाए जाने लगे कि अडानी मोदी भाई भाई, जिसका जिक्र बार बार किया गया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो तमाम संस्थान जो कुंद पड़े हैं, जो सरकार के अधीन हैं और सरकार के लिए काम करने लगे हैं, जबकि वो स्वायत्त संस्था हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, तो क्या वो अडानी कांड से आकर जुड़ गया है? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, इस दौर में जिस संस्था को निगरानी करनी है शेयर बाजार को लेकर, उसमें सेबी में भी नियुक्तियां अगर सरकार की इच्छा से होती है तो ऐसे में वो संस्थान काम कैसे करेगा? और इन्हीं बातों का जिक्र राहुल गांधी ने लंदन में किया, जिसको खुले तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्लियामेंट के भीतर दोहराने से कतरा नहीं रहे हैं। न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे बल्कि कई पार्टियों की लिस्ट पड़ी है यहां पर। उसमें आप शिवसेना का जिक्र कर सकते हैं, उसमें आप एनसीपी का जिक्र कर सकते हैं, उसमें आप आरजेडी का जिक्र कर सकते हैं, उसमें इस देश के भीतर की हर उस पॉलिटिकल पार्टी का, वो लेफ्ट भी हो सकती है, वो राइट विंग भी हो सकता है। दोनों परिस्थिति में अगर वो बीजेपी के एंटी है तो अब खुले तौर पर इन बातों का जिक्र करने से कतरा नहीं रहे हैं कि ये कैसी जांच इस देश में किसी एजेंसी के जरिए चलती है जिसका जो काम है वो नहीं कर रही है। तीसरी बात, इस देश के जो पब्लिक सेक्टर के जो संस्थान हैं और जो बैंक हैं और एलआईसी सरीखी संस्था है जिसमें जनता का पैसा है, अगर वो पैसा भी अगर लगातार उस कंपनी में दिया जा रहा है जो गड़बड़ी कर चुकी है और कर रही है या करती चली गई और आपने जांच नहीं की और अब अपने नेटवर्थ को संभालने में लगी है, तो मैसेज एक और साफ है कि फिर से सरकार ने उस दिशा से आंखें मूंद ली हैं जहां पर इस देश की संस्थानों की जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो क्या सरकार ने उस दिशा में आदेश उनको दिया हुआ था? चौथी बात, जो विदेशी समझौते इस दौर में हुए अडानी ग्रुप को लेकर, जांच की उस प्रक्रिया के भीतर एक दो नहीं बल्कि 5 बड़े प्रोजेक्ट्स निकल कर आते हैं। इजराइल के साथ पोर्ट और डिफेंस का मामला, श्रीलंका के साथ बंदरगाह का मामला, बांग्लादेश के साथ पावर समझौते का मामला, फ्रांस के साथ ग्रीन एनर्जी का मामला, ऑस्ट्रेलिया के साथ खादान का मामला। अगर ये सारी परिस्थिति एक साथ जुड़ी हुई है तो क्या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होनी चाहिए तो कैसे माना जाए कि इस देश के भीतर में कोई स्कैम अगर होता है तो फिर
उस स्कैम को छुपाना देशभक्ति होगी और उस स्कैम को बाहर जाके बताना कि इसको छुपा लिया गया, इसको बताना और छुपाने की परिस्थिति में राष्ट्रभक्ति क्या होगी, यह कौन बताएगा। यहीं से दो असल सवाल शुरू होते हैं। राहुल गांधी माफी मांगे या अडानी कांड की जांच हो। अडानी कांड की जांच इस देश में सरकार के उन पॉलिसीगत लिए गए निर्णयों की पोल पट्टी खोल देती है, जिसके बाद तीन सवाल सबसे बड़े हो जाते हैं कि सरकार क्या किसी कॉरपोरेट के अधीन काम कर रही है या कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। दूसरा सवाल, इस दौर में इस देश की विदेश नीति और आर्थिक नीति भी क्या सरकार देश के नागरिकों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और तीसरा, जो अभी तक क्रोनी कैपिटलिज्म के तौर पर देखा जाता था, उसको नई परिभाषा इस दौर में निकल कर आई है कि आखिर नेशनलिज्म क्या है। देश के लिए काम करना, देश को सींचना, उसको आगे बढ़ाना, इसी दिशा में तो काम है। तो इस कच्चे चिट्ठे पर आए कैसे चीजें डाइवर्ट कर दी गई है, उससे पहले दो बातों का जिक्र जो राहुल गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ कहा, उसको अगर हूबहू पार्लियामेंट के भीतर अपने भाषण में, नारों में, या फिर पार्लियामेंट के बाहर निकलकर जिन बातों का जिक्र मीडिया से किया गया, 16 पार्टियों के लगभग 52 पार्लियामेंट्रीज ने अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी का जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र किया कि हां, देश के भीतर ऐसे हालात हैं जिसमें विपक्ष को खत्म करने की दिशा में सरकार बढ़ना चाहती है। तो कैसे मान लिया जाए डेमोक्रेसी काम कर रही है, कैसे मान लिया जाए इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, कैसे मान लिया जाए कि अगर इस देश की इकोनॉमी, इस देश का कॉरपोरेट, इस देश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इस देश की पार्लियामेंट और इस देश की कुछ हद तक जुडिशरी तक को अगर कब्जे में ले लिया तो उसके बाद डेमोक्रेसी का क्या मतलब होगा। यह सवाल 52 सांसदों ने अलग अलग तरीके से उठाया जो हमारी टीम ने कलेक्ट किया है। और ये 16 पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, और इसमें खास तौर पर जो मुखर पार्टी रही है उसमें 4 दल सबसे मुखर रहे हैं। उसमें पहले नंबर पर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, तीसरे नंबर पर शिवसेना की चतुर्वेदी जो महिला है जो राज्यसभा में है, तीसरे नंबर पर वो रही, और चौथे नंबर पर आरजेडी के मनोज। वह खुले तौर पर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसने मैसेज दिया, और पहली बार यह आवाज डीएमके तक गई। पहली बार यह आवाज उन छोटे छोटे राजनीतिक दलों को भी अपने साथ समेट कर ले आई कि क्या वाकई ऐसी स्थिति इस देश के भीतर बन चुकी है। अगर यह स्थिति बन चुकी है और जेपीसी की मांग जो की जा रही है, क्या उसको माफी के दायरे के ठीक समानांतर रखा जा सकता है। आप कहेंगे एक तरफ देश की छवि धूमिल हुई और विदेशों में जाकर इस बात का जिक्र हुआ, दूसरी तरफ सवाल है कि जो अडानी कांड है उसका दायरा इस देश के भीतर नहीं है, उसका दायरा भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। उसने मंच बनाया भारत के शेयर बाजार और भारत के बैंकों को अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने को लेकर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के 9 देशों के भीतर अगर उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स के पीछे अगर भारत सरकार की मौजूदगी विपक्ष खुले तौर पर बता रहा है, तो अगला संकट सबसे बड़ा यह है कि दरअसल भारत की इकोनॉमी की उस परिस्थिति और उन पन्नों को आज खोलने की जरूरत है जिनके जरिए आप समझ पाएं क्यों इस बात का जिक्र हो रहा है कि नेशनलिज्म क्या होता है। इसका कच्चा चिट्ठा और इस दौर में 50 दिनों बाद भी देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं। इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री हुए, इससे पहले भी इस देश में कई स्कैम हुए, पार्लियामेंट भी बैठी, उस पर जेपीसी भी उसने बैठा दी, सरकार ने सहमति, कई मुद्दे आपको मिल जाएंगे और नेहरू काल से मिल जाएंगे। उस दौर में भी, उस देश दौर में वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री की कुर्सी चली गई थी जब नेहरू हुआ करते थे, और उसको होते होते आइएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी तक भी केतन पारिक को लेकर जेपीसी तो बैठाई गई। लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री खामोश है और इस देश के भीतर नेशनलिज्म का एजेंडा जो बीजेपी चलाती है वो फेल हो गया है, और एक झटके में नेशनलिज्म मतलब इस देश की इकोनॉमी को बचाना और सरकार और कॉरपोरेट के सांठगांठ को खुले तौर पर रखना हो गया।
अब इसके दायरे में इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें ये लगता है कि 2014 से लेकर 2019 तक, यानी सत्ता में आने के बाद जो पहले 5 बरस थे, उसमें तकरीबन 57 लाख करोड़ इतने की इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं पे खर्च करने का जिक्र सरकार अपने तौर पर करती है। अब 2020 में उसने दोबारा से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाया जो 100 लाख करोड़ का था, उससे कहीं ज्यादा का था। उसमें लगभग 8,971 प्रोजेक्ट का जिक्र था जो अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। वो तकरीबन 1,787 बिलियन डॉलर इतना रखा गया, जिसका हम जिक्र आपसे कर रहे हैं कि 100 लाख करोड़ का जिक्र जिससे हो रहा है। और जानकारी निकल कर आई कि उसमें अंडर डेवलप प्रोजेक्ट जो हैं वह 2074 हैं। और इस प्रोजेक्ट के भीतर दोबारा लौटिए पहले 5 साल में और उसके बाद सोचिए कि ये प्रोजेक्ट इन देश में जो 57 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वह किस किस कंपनी को मिले होंगे। क्या ये वही कंपनियां हैं जिस कंपनी को आज की तारीख में अडानी और अंबानी के नाम पर जाना जा रहा है? क्या ये इससे हटकर वह भी कंपनी है जो सरकार के करीब है? उसमें क्या वेदांता भी आता है? क्या उसमें टाटा भी आते हैं? उसमें कौन आते हैं? कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस रूप में आती हैं? क्योंकि जो खर्च हुआ 57 लाख करोड़ में, उसमें पावर सेक्टर पर उसका 31% खर्च किया गया। जो रोड एंड ब्रिजेस हैं उस पर 18% खर्च हुआ, रेलवे पर तकरीबन 10% खर्च हुआ, शहरीकरण को लेकर 15% खर्च हुआ, टेलीकम्युनिकेशन को लेकर 12% खर्च हुआ, इरिगेशन को लेकर 9% खर्च हुआ, पोर्ट और एयरपोर्ट पर 2014 से 2019 के बीच में सिर्फ 1% खर्च हुआ। तो बहुत ज्यादा खर्च नहीं हुआ। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से, जहां 100 लाख करोड़ का जिक्र है। और यहां पर यह नजर आता है कि 2023 में सरकार का जो बजट है खर्च करने का, वह 16,47,122 करोड़ का है। इसी तरीके से 2024 में उसको लगभग 15,40,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। इसी तरह 2025 में 13,15,000 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। यानी कुल मिला के 23, 24, 25 का टारगेट था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और उससे पहले जो जानकारी आई उसमें आया कि 45 लाख करोड़ रुपया खर्च 2023, 2024, 2025 में होना है। और कमोवेश हर क्षेत्र का नाम उसमें है, किसमें कितना खर्च होना है। हम इसको बताएं उससे पहले 3 बातें गौर कर लीजिएगा। जो कॉरपोरेट सेक्टर इस दौर में सत्ता के करीब है, टॉप मोस्ट 5 कॉरपोरेट सेक्टर, उस 5 कॉरपोरेट सेक्टर को इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो नेशनल बनाया गया, NIP, इसको जो बनाया गया, 5 टॉप कॉरपोरेट के हाथ में लगभग 77% काम उनको सौंपा गया। और सौंपा जाएगा और सौंपा जा रहा है, ये एक एवरेज निकल कर आता है। और उसके भीतर जब आप चलिएगा तो मसलन आप जैसे एनर्जी के क्षेत्र में देखिए, एनर्जी में पावर सेक्टर में 2,23,000 करोड़ रुपया, रिन्यूएबल एनर्जी में 1,70,000 करोड़ रुपया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के क्षेत्र में लगभग 41,000 करोड़ रुपया, सब मिलाइएगा तो एनर्जी के क्षेत्र में 4,68,000 करोड़ रुपए खर्च। अब एनर्जी के क्षेत्र में कौन कौन कंपनियां हैं? 3 कंपनियां, तीनों की करीबी सत्ता से। उसके बाद वहां से निकलिएगा तो सड़कों पर जो था 2023 का, हम सिर्फ डाटा आपको बता रहे हैं क्योंकि इस बरस जो खर्च होना है 2,52,780 करोड़। रोड बनाने की दिशा में भी वही कंपनियां आ गई जो कंपनी कल तक पोर्ट और एयरपोर्ट तक सीमित थी, वह भी सड़क बनाने लगी। उसके बाद रेलवे में आई ये 2,73,000 करोड़ रुपया। ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के प्रोजेक्ट के आंकड़े सिर्फ हम आपको बतला रहे हैं। इसी तरीके से पोर्ट्स का जो डाटा आया वो 15,863 करोड़। पोर्ट का किंग कौन है बताने की जरूरत नहीं। एयरपोर्ट का डाटा इस बरस का 21,334 करोड़ रुपया। कहां खर्च होगा, कैसे होगा, किस कंपनी को दिया जाएगा, यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी तरीके से जब आप कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, अर्बन, यानी चाहे वो आप अटल मिशन पे रख दीजिए, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पे रख दीजिए, स्मार्ट सिटीज़ पर रख लीजिए, MRTS पर रख लीजिए, अफोर्डेबल हाउसेस पर रख लीजिए, जल जीवन मिशन रख लीजिए, यह भी समझिए कि जल जीवन मिशन सरीखा पैसा जो आता है वह वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए आता है।
लेकिन उस पर तमाम चीज़ों पर 2,34,000 करोड़ रुपए, और सभी में उन्हीं कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट जो उसका इन्वॉल्वमेंट कल तक नहीं था, लेकिन सत्ता के करीब आ गए तो इन्वॉल्वमेंट मिल गया। और इसके ठीक समानांतर अगर चलते चले जाइएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि सबसे कम पैसा उस क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है जिस क्षेत्र में इन कॉरपोरेट्स क्या अभी शुरुआत नहीं हुई है घुसने की, या बहुत हल्की सी शुरुआत हुई है, या उसको देश के भीतर गैर जरूरत नजरिए से सरकार देखती है। आप कहेंगे कौन सा क्षेत्र है वह क्षेत्र है एजुकेशन का, सोशल एस्पेक्ट में। मसलन हायर एजुकेशन का बजट 2023 को लेकर जो बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में वो महज 29,000 करोड़ का है। स्कूल एजुकेशन का बजट मगर 6,000 करोड़ का है। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसका बजट 16,000 करोड़ का है। स्पोर्ट्स का बजट 1,389 करोड़ रुपए का है, और टूरिज्म उसके साथ जोड़ा गया 1,663 करोड़। कुल मिला दीजिएगा तो लगभग ये 55,000 करोड़ का बनता है। अब आप सोचिए, एक तरफ 55,000 करोड़, दूसरी तरफ एनर्जी क्षेत्र में 4,68,000 करोड़। सिर्फ सड़क, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट सब में कई गुना ज्यादा। ये स्थितियां क्या बतलाती है कि इस देश के भीतर में जो भी काम होगा वह काम किसे दिया जाए, और उस काम के जरिए वह अपने वैल्यूशन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे भुनाएगा, और उसको भुनाने के लिए सरकार उसके पीछे कैसे खड़ी रहेगी। दरअसल ये अडानी कांड की जांच उन परतों को खोलती है जो खुले तौर पर इस देश के भीतर में ब्लैक मनी को लेकर, इस देश के भीतर में सार्वजनिक उपक्रमों के पैसे को लेकर, विदेशी समझौतों को लेकर, जांच करने वाले संस्थानों की कार्यप्रणाली को लेकर, सबको लेकर उंगली उठाती है। तब यहां पर दोबारा सवाल उठता है, क्या वाकई इन बातों को विपक्ष ने अब आत्मसात कर लिया है, और इसीलिए वो खुद सवाल कर रहे हैं। अच्छा, आप राहुल गांधी को कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं है और माफी मांगिए, तो आप जांच करा लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि राष्ट्र की छवि कैसे धूमिल हो रही है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के विकसित देशों के लगभग 7 बड़े बैंकों ने इस दौर में बंद कर दिया निवेश करना अडानीज के ऊपर, या भारत के शेयर बाजार को लेकर और उसके वैल्यूशन को लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। तो क्या ये मसला सिर्फ कॉरपोरेट का नहीं है, राजनीति का है? और राजनीति बदल जब रही है तो इस देश के भीतर में कांग्रेस अब उस एग्रेसिव एस्पेक्ट में आ गई है, और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे अपने तौर पर उस राजनीति की नब्ज को पकड़ चुके हैं, या पकड़ना चाह रहे हैं, या पकड़ में आ गया है, अब उसकी जांच कराकर उसको खुले रूप में रखना चाह रहे हैं। क्या यही वजह है? हो सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास जो पूछ पकड़ में आ रही है उसकी जो मुंह की परिस्थिति है वो देश की राजनीतिक सत्ता से जाकर जुड़ रही है, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे अब खुले तौर पर कर रहे हैं। तो शायद जिस खेल को बीजेपी खेलना चाहती थी वह खेल एक झटके में उलट जाएगा, उसने सोचा नहीं था। यह पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस और उसके अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक पहल ने दरअसल एक ऐसे विपक्ष को लाकर खड़ा कर दिया है जिसकी कल्पना सत्ता ने की नहीं थी। और तीसरी परिस्थिति यह है कि तमाम बातों के जिक्र में मोदी सत्ता का नाम अभी तक खुलकर उभर नहीं पा रहा है, लेकिन सारे नब्ज अगर वही जाकर मिल रहे हैं और उस पर अगर 50 दिनों से प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती हुई है तो ये 50,000 दिन भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री इस पर नहीं बोलेंगे। और शायद यही वो परिस्थिति है जो 2024 तक क्या एक ऐसे मुद्दे की शक्ल में इस देश के भीतर के सवाल खड़े हो रहे हैं जो सही मायने में बताएं कि राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति होती क्या है। इसकी जांच अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उस एजेंडे में मत फंसिए जिस एजेंडे के आसरे बार बार बताया जाता है कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोह है, कौन विपक्ष के नेता भ्रष्ट है, करप्ट है। अगर ऐसे सवाल है तो फिर आखिरी में लालू यादव का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि 5 मिनट के भीतर जमानत सीबीआई अगर दे दे और सीबीआई कोई उस पर आपत्ति ना व्यक्त करे तो पूरी जांच प्रक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। ये देश की बदलती राजनीति का एक नायाब और नया चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।